स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल NCERT जिंदाबाद में। जैसा कि हम जानते हैं हमने 7th क्लास की ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों स्टार्ट की हैं और आज हम ज्योग्राफी के चलते हुए क्रम में चौथा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वायु। ठीक है, और यहाँ पर आपको जैसे कि पता ही है यहाँ पर IAS का जितना भी NCERT मैटर है वो सारा पढ़ाया जाएगा और हम लोग साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसे ही ये ख़त्म होता है फिर हम अलग से नोट्स लेकर आएँगे, वो भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही लाइक करें। ठीक है, अच्छी लगे तो। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। कहने का मतलब अगर हमारी ये पृथ्वी है तो इसके चारों तरफ एक चादर टाइप की लगी हुई है पूरे पे इस तरीके से, तो ये बहुत घनी हुई है और इसी को बोलते हैं वायु। ठीक है, किस टाइप की, तो अब आगे चलते हैं। देखो, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो ये जो वायु की जो घनी चादर है ना, तो मतलब वायुमंडल किससे बना? वायु से। समझ में आ गया? पृथ्वी के हमारे चारों तरफ एक घनी वायु की परत है या चादर है। ठीक है, और उस चादर को ही हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल। क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं आगे। देखो, और पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। क्या मतलब? अगर वायुमंडल नहीं हो तो हमारी पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? समझ के चलना। और देखो, यहाँ हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। कहने का मतलब जो वायुमंडल है हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमें रक्षा भी देता है। कहने का मतलब सूरज की जो रोशनी होती है, सूर्य की किरणें होती हैं, वो जितनी भी होती हैं उनमें से बहुत सारी हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारी और हानिकारक भी होती हैं। लेकिन आपको अच्छे से पता है अगर कोई भी किरण जो कि हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद क्यों ना हो, लेकिन अगर डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ती है तो हम जल भी सकते हैं। ठीक है, और जो अलग किरणें होती हैं जिनके बारे में आपको आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, उनका जो गलत प्रभाव पड़ता है जो हमारे शरीर पर, उससे तो पूरा ही हमको सुरक्षा देती है। कौन? हमारी वायुमंडल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये अगर हमारी वायुमंडल नहीं होगी तो सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ेंगी। एक तो डायरेक्ट ये समझ लो। ठीक है, तो हमारे ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा और हमारी मृत्यु भी हो सकती है, जीवन असंभव हो जाएगा पृथ्वी पर। क्लियर? अब देखो, और यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूरज की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। समझे? और अगर बात की जाए रात की, ठीक है, तो रात के समय इतनी ठंड हो जाएगी कि हम जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है, मतलब वायु की वह मात्रा है जिसने पृथ्वी को तापमान को रखने योग्य बनाया है। समझ में आ गया? तो अब देखो, पूरा अगर सारांश लें तो कहने का मतलब ये था पूरा कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी चारों तरफ एक वायु की घनी चादर सी बिछी हुई है और उस चादर को ही बोला जाता है वायुमंडल। अगर ये वायुमंडल नहीं होगा तो हमारे पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। कि क्यों हो जाएगा भाई? तो हो इसलिए जाएगा क्योंकि जो सूरज की किरणें होती हैं उनका जो हानिकारक प्रभाव है उससे हमें ये रक्षा देती है। अगर एग्जाम्पल देखें तो अगर वो हट जाएगी चादर तो डायरेक्ट सूरज की रोशनी हमारे पृथ्वी पर आएगी जिससे आदमी जल सकता है। और जैसे ही अगर रात होती है तो इतनी सर्दी हो जाएगी कि जो व्यक्ति होते हैं या फिर जो भी जीवित होते हैं, जीवित प्राणी, वो सारे के सारे जम जाएंगे। या फिर जम तो कोई भी चीज़ जाएगी लेकिन मर हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। मतलब ये तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ गर्मी से जल जाएंगे लेकिन ठंड से क्यों मर जाएंगे, मतलब ऐसा वायुमंडल का क्या योगदान है। तो देखो मैं आपको बताऊं। अब आओ इधर। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, ठीक है, वह वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। देखो कहने का मतलब ये है जो भी हमारी पृथ्वी है, ठीक है, जो भी ऊष्मा मतलब उत्पन्न होती है, यहाँ पर जो गर्मी उत्पन्न होती है वो ऊपर उड़ेगी। तो जैसी वायुमंडल तक पहुँचती तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसे रोकने का काम करती है। मतलब जो गर्मी होती है पृथ्वी पर वो उसे बाहर नहीं निकलने देती, जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा हो जाता है। ठीक है, और इसी क्रिया को बोलते हैं ग्रीन हाउस। लेकिन इस गैस की वजह से होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ये क्रिया होती है, इसलिए इसे ग्रीन गैस भी कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो, मतलब ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में अगर मतलब ये नहीं हो, समझ के चलना, अगर ये नहीं हो तो धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है, इम्पॉसिबल। ठीक है, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापमान या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देखो कोई पूछे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ये बोलना कि देखो हमारे पृथ्वी पर ही, ठीक है, हमारी पृथ्वी पर जो कार हैं या कारखाने हैं या फिर कोई भी फैक्ट्रीज जहाँ से ये धुआं वगैरह निकलता है, ठीक है, यहाँ से मतलब तो धुआं जो होता है वो गर्म टाइप का ही होता है। ठीक है, और जितनी भी ऊष्माएं निकलती हैं तो उसका तो स्तर बढ़ ही रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो जितनी थी उतनी है। ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है उसकी भी मात्रा बढ़ती है। तो क्या होता है, गर्मी बढ़ेगी, उसकी मात्रा बढ़ेगी तो और ज़्यादा ऊष्मा होगी, इसलिए एक तापमान जो होता है वो बढ़ता जाता है। तो इस तापमान, बढ़ते हुए तापमान को ही बोलते हैं भूमंडलीय तापन।
ठीक है, और इस क्रिया को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर हुआ। अब देखो तापमान में इस वृद्धि के कारण क्या होगा, अगर तापमान में ये ग्लोबल वार्मिंग हो जाए तो इसके कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे जो प्रदेश होते हैं जिन पर बर्फ़ वगैरह जमी होती है, तो वह बर्फ़ जो होती है पिघल जाती है। क्लियर। जिसके परिणाम स्वरूप मतलब उसके बाद क्या होता है, तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, मतलब जल स्तर में पानी पहुंचेगा और जो पिघल जाएगी बर्फ़, तो फिर जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। जब भाई समुद्र में पानी पहुंचेगा तो उसके जो किनारे जो वो क्षेत्र होंगे उनमें पानी पहुंचेगा। समझ में आया। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन भी हो जाता है। अगर ज़्यादा दिनों तक ऐसा चलता रहा तो फिर जलवायु जो है उसमें भी परिवर्तन आ सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। समझ में आया। और जलवायु की वजह से क्या होता है, क्योंकि जलवायु की वजह से ही हम लोग जीवित हैं। समझ में आया। जलवायु नहीं होगी, वायुमंडल नहीं होगा तो फिर कहाँ से जीवित होंगे। ठीक है। तो हर किसी एक शख्स को या फिर किसी भी जीवित प्राणी को एक जलवायु चाहिए होती है, या खासतौर से पौधे और पादप पौधों ने तो जलवायु चाहिए होती है। क्योंकि आपने देखा होगा, इस चीज़ को मैंने पढ़ाया भी था कि रेगिस्तान में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो नहीं उगते हैं, लेकिन बस कुछ ही पेड़ हैं जो उगते हैं। क्यों उगते हैं? क्योंकि वहाँ की जलवायु उनके लिए एक प्रकार से आप कह सकते हैं रेलिवेंट नहीं है। समझ में आ गया। अब देखो बात चलती है वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन ये कैसे बनती है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। क्लियर। अब देखो, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस के लिए करते हैं, समझ के चलना, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। मतलब जो वायुमंडल है, ठीक है, या फिर जो वायु है जो हम सांस लेते हैं उसमें एक गैस नहीं है। हम सोचते कि ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं, उसमें बहुत सारी गैसें हैं। तो कैसे हैं देखो, ये समझ के चलो। पहले मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। मान के चलो हमारी ये पूरी हवा है, मतलब वायु है। ठीक है। इसमें देखो सबसे ज़्यादा अगर किसी गैस की मात्रा है तो वो है नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा है 78%। अगर ऑक्सीजन की देखी जाए तो वो है 21%। क्लियर। अब देखो सब, अगर हम एक मोटे तौर पर कहें तो कह सकते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो ऐसी गैसें हैं जो कि हमारे वायु की सबसे बड़े भाग हैं। ठीक है। या फिर सबसे बड़े भाग दो ये हैं जो मिलकर वायुमंडल का निर्माण करते हैं। क्लियर। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, तो 0.03%। आर्गन जो गैस होती है वो 0.93%। अन्य जो गैसें होती हैं वो सब आ जाती हैं 0.04% में। क्लियर। अब देखो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। अब नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाए जाते हैं। इन गैसों के अलावा धूल के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो भी हवा में मौजूद होते हैं। ठीक है। जैसा कि आप जानते होंगे, जैसे कोई भी अंधेरा वाला घर हो उसमें अगर छोटा सा छेद हो, उधर से अगर सूरज की रोशनी आती है तो हम देखते हैं उसमें कण दिखाई देते हैं छोटे छोटे ना। वैसे भी हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में ये चीज़ को। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाएंगे, ये जो अभी दिखाया है इसमें सब दिखाया गया है, ये बता रहा है। अब नाइट्रोजन जो है वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, बिल्कुल है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ऑक्सीजन ले, नहीं, उसके साथ साथ क्या होता है हम नाइट्रोजन भी लेके जाते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए देखो तब फेफड़ों कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। ये समझ के चलना, बस उसे हम बाहर निकाल देते हैं, जैसे ले जाते हैं वैसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु जो पौधे होते हैं, पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जैसे हमें अपने जीवन के लिए ऑक्सीजन, वैसे उन्हें अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। कहने का मतलब ये, जैसे हम लोग सीधे ऑक्सीजन ले लेते हैं वायु से, लेकिन हमारे बेचारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। तो कैसे लेते हैं? तो देखो मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकें। देखो कहने का मतलब ये, जो ज़मीन में कुछ छोटे छोटे जीवाणु रहते हैं, समझ में आया, कीड़े मकोड़े जैसे टाइप के रहते हैं, और कुछ उस पेड़ के जड़ों में ही रहते हैं। तो वो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन को लेते हैं वायु से, ठीक है, लेकिन उसका स्वरूप बदल देते हैं। तो जब स्वरूप बदल जाता है तो पेड़ वहाँ से ले लेते हैं, मतलब मृदा में कर देते हैं वो नाइट्रोजन को, तो पेड़ वहाँ से ले लेते हैं, और कोई जड़ में ही कर देते हैं तो जड़ से ले लेते हैं। क्लियर। इस तरीके से पेड़ पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं। अब देखो ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, बिल्कुल है। जो पहली गैस कौन सी है? वो नाइट्रोजन है 78%, और दूसरी है 21% वाली ऑक्सीजन। क्लियर। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, बिल्कुल हम जानते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। देखो कहने का मतलब ये है, हम लोग तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन उत्पन्न भी करते हैं। कैसे करते हैं? तो वो उसकी एक प्रक्रिया होती है। जैसे मान लो हरे पादप जितने भी होते हैं, समझ लीजिए, हरे पादप जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं एक क्रिया द्वारा, जिसका नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये रहा ये, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं
तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। इसका मतलब हमें वृक्ष नहीं काटने हैं, और जैसा कि मैं करता हूँ वैसे ही आप सब लोग करिए। मैं तो यही चाहूँगा कि अपने हर जन्मदिन पर एक पेड़ तो कम से कम गाड़िए। समझ में आया? जीवन में एक टारगेट बनाओ कि मुझे इतने पेड़ तो गाड़ने ही गाड़ने हैं। समझ में आया? चाहे से कम बनाओ टारगेट, लेकिन बनाओ कम से कम। आप जब देखोगे जब वो हो जाएंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। मतलब ये दो गैसें हो गई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये तो है ही, नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए कितनी उपयोगी है, ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी उपयोगी है। अब बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसके लिए उपयोगी है और ये महत्वपूर्ण गैस कैसे है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। ये हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। मतलब जो हरे पादप होते हैं वो अपने भोजन के लिए कैसे करते हैं, अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ वो अपने भोजन के लिए करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। तो देखो यही जो प्रक्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ली, ऑक्सीजन दी, ठीक है, यही होती है प्रकाश संश्लेषण। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। हम लोग जो होते हैं अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे अंदर, उसको बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा हुआ आता है, पृथ्वी और मौसम तथा जलवायु प्रभावित करता है। कहने का मतलब ये है, देखो समझ के चलना, अगर समझोगे तो ज़रूर समझ में आएगा। देखो ये है हरे पादप, ठीक, और ये हैं हम लोग, ये हम मान लो, और इसमें ये जंतु वगैरह मान लो, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उन्हें मान लो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जब हमारी प्रकृति ने नियम बनाया तो नियम ये था कि ये जितनी CO2 छोड़ेंगे, वो सॉरी ये छोड़ते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, तो जितनी छोड़ेंगे इसकी ज़रूरत होती है इनको, इतने में इनका काम चल जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ेंगे, इनमें इनका काम बैल चल जाता है। अब मतलब बिल्कुल संतुलन बना हुआ था, ये ऑक्सीजन छोड़ते थे ये ले लेते थे, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते थे ये ले लेते थे, मतलब बस मस्त एकदम। अब हुआ क्या, ऑक्सीजन बनाने वाले तो यही रहे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बनाने वाले क्या हो गए, एक कार बन गई, कारखाने बन गए, समझ में आया, फैक्ट्रीज बन गई। अब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। अब इसकी तो मात्रा बढ़ गई, लेकिन इसकी तो वही रही। तो कहने का मतलब ये है, जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो मैंने अभी आपको बताया क्या क्या होता है, समझ में आया, तो वो चीज़ बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या है, मौसम और जलवायु को भी प्रभावित होना पड़ता है। क्लियर। अब देखो, क्या आप जानते हैं, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए हमें इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। वायु चक्र, देखो वायु चक्र क्या है तो मैं आपको बताऊं। जैसे जब वायु गर्म होती है, वैसे तो यहाँ पे एक चित्र दिया होगा शायद, तो मैं उससे भी आपको समझा सकता हूँ। इसमें दिया नहीं है, लेकिन चलो मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है वायु चक्र है। तो देखो वायु चक्र का मतलब ये, जैसे मान लो जब वायु गर्म होती है, पहले इसी को समझते हैं। जब वायु गर्म होती है, कोई भी चीज़ गर्म होती है, जैसे मान लो पानी भी ले लो, तो जब पानी जो जितने उसके अणु गर्म हो जाते हैं ऊपर पहुंच जाते हैं, ऐसी इसकी चीज़ है। देखो जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। दो चीज़ समझना, हल्की होगी तो ऊपर उठेगी और गर्म होगी तो इधर उधर फैलेगी। ऐसे ही जब ठंडी वायु होती है तो वो सघन और भारी होती है, मतलब बहुत उसका घनत्व भी होता है, ठीक है, और भारी भी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है, मतलब भारी टाइप की होती है तो नीचे रहती है। और जब गर्म वायु के ऊपर उठने पर जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उसमें ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। मतलब जैसे वायु ऊपर उठी तो उसकी जगह वायु आ गई ठंडी, ठीक है, ठंडी वायु वहाँ पर आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्कर चलता रहता है। जैसे मान लो अब मैं आपको बताऊँ चित्र के माध्यम से, तो कहने का मतलब ये ऐसे समझ के चलना, ये कोई क्षेत्र है ऐसा, ठीक है, और ये हवा चल रही है इस प्रकार। अब समझ के चलना, यहाँ पर है कोई गर्म वायु होने लग गई, ये मान लो गर्म वायु, तो ये तो ऐसे ऊपर उठ जाएगी इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह सी बन जाएगी, मतलब यहाँ से वायु उठ कर गई है, यहाँ से वायु तो उठ कर गई है, तो ये ऐसे बन जाएगी, तो इधर तो ये फैलेगी। लेकिन मान लो अब जैसे यहाँ के मान लो यहाँ पर ठंडा क्षेत्र है या फिर यहाँ पर ठंडा क्षेत्र है, तो यहाँ की जो वायु होगी वो इधर की साइड आ जाएगी, तो इस प्रकार ये इधर जाएगी, फिर इधर कहीं जाकर ठंडी होगी तो फिर ये फिर इधर आ जाएगी। इस प्रकार ये चलता रहता है, यही होता है वायु चक्र। क्लियर हुआ। अब ये इधर से नहीं आएगी तो कहीं और से आ जाएगी, लेकिन वायु का कोई रोकथाम तो है नहीं, तो कहीं से भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन बस ये समझ के चलो, जो गर्म वायु होती है वो फैल जाती है और अपने स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है, लेकिन जो ठंडी जो उसकी जगह बचती है वहाँ पर दूसरी वायु आ जाती है। समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। देखो ये दिखाया भी गया है, जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है तो कितनी देखो प्रभावित होती है। देखो ये अखबारों में भी आया है, ठीक है।
अब देखो, अब बात आती है वायुमंडल की संरचना। अब हमने उसकी बात कर ली, संगठन की वायुमंडल के संगठन की बात कर ली। अब बात होती है वायुमंडल की संरचना की। अब हमारे वायुमंडल में जो 5 परतें विभाजित है, हमने आपको पहले भी बताया था, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, मतलब हमारी पृथ्वी की जो ऊपर वाली परपटी है, सतह है, वहाँ से ऊपर अगर देखें तो वायुमंडल की 5 परतें हैं। कौन कौन सी हैं? तो पहली है क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल, जहाँ की चौथी है बाह्य वायुमंडल, एवं 5वीं है बहिर्मंडल। क्लियर? जैसा कि अब हम चित्र में देखेंगे। देखो चित्र ये है। कहने का मतलब सबसे नीचे देखें तो क्षोभ मंडल। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, मतलब माउंट एवरेस्ट इसी में है। अब माउंट एवरेस्ट से ऊंचा तो कुछ है नहीं, तो कहने का मतलब यही है कि हम जो लोग रहते हैं इसी में रहते होंगे। अब यहाँ पर हवाई जहाज़ दिखाया गया है, इसका मतलब ये समताप मंडल में हवाई जहाज़ उड़ाने की सही व्यवस्था होती है। क्लियर? अब देखो समताप से ऊपर देखें मध्य मंडल, फिर मध्य सीमा, मध्य मंडल का मध्य सीमा आ गया। ओके, ये क्या आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं क्षोभ मंडल की। अब ये जितने मंडल थे 5, अब इनको एक एक बारी से पढ़ते हैं। ठीक है, बात आती है सबसे पहले क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है? तो देखो, यह जो परत है जिसका नाम है क्षोभ मंडल, ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। अब कैसे है? तो इसकी सबसे पहले तो ये समझ लो, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। समझ के चलना। देखो जो पहला वाला जो मंडल है, ये वाला, ये हमारी पृथ्वी से लगभग ऊपर चलो, जैसे मान लो हमारी पृथ्वी की सतह ये है, तो हमारी पृथ्वी से आप ऊपर चलेंगे लगभग 13 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये 13 किलोमीटर तक क्या रहेगा? हमारा क्षोभ मंडल। समझ के रखना है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। देखो 13 किलोमीटर तक हमारा क्षोभ मंडल है हमारी पृथ्वी की सतह से। अब हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। अब क्या मतलब? हम तो हमेशा से, कहने का मतलब ये है, हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मतलब जो उस वक्त मौजूद होती है, जिस वक्त हम सांस लेते हैं, उस वक्त जो वायु मौजूद रहती है, उसी वायु में सांस लेते हैं। इसका मतलब ये है, जो वायु है वो एक जगह नहीं रहती है। समझ में आया? मौजूद इन्होंने इसलिए शब्द दिया है क्योंकि कोई भी वायु एक जगह स्थिर नहीं रहती, कहीं भी जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, गर्म हुई तो उसको ऐसी जगह जाती है जहाँ पर ठंडे स्थान होते हैं, और ठंडी वायु ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पर खाली स्थान मिलता है, उसको वहाँ पर आ जाती है उसकी जगह भरपाई करने। समझ में आया? इस तरह से चलती रहती है, और इसी को बोलते हैं वायु चक्र। अब देखो, और लगभग सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जैसे वर्षा हुआ, कोहरा हुआ, या फिर ओला वर्षण, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो होती हैं, बारिश वगैरह, जितने भी जलवायु के जो वो मौसम होते हैं, मौसम के अलावा जितनी भी घटनाएं होती हैं, सब किस में होती हैं? हमारे इस क्षोभ मंडल में ही होती हैं। समझ के चलना। ओके, अब बात आती है समताप मंडल। तो जैसे क्षोभ मंडल खत्म हुआ, तुरंत स्टार्ट हो जाता है क्षोभ मंडल। ठीक है, यानी कि समताप मंडल, वो क्षोभ मंडल, सॉरी यार मैंने गलत बोल दिया। जैसे क्षोभ मंडल खत्म हुआ, उसके ऊपर स्टार्ट हो जाता है समताप मंडल। अब क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। अब ये मत समझना कि क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर से फैला है, नहीं। हमारी पृथ्वी से आप 50 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे, वहाँ तक क्या है? ये है समताप मंडल। क्लियर? यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। कहने का मतलब ये, यहाँ पर बादलों से संबंधित कोई घटना नहीं होगी। जैसे मान लो काले काले बादल छा जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बारिश हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा इस मंडल में। ठीक है, मतलब कोई भी मौसम यहाँ पर बादलों से संबंधित घटना होती है, यहाँ पर नहीं होती हैं। वो केवल कहाँ होती हैं? वो केवल हमारे क्षोभ मंडल में ही होती हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। क्लियर? अब देखो, लगभग मुक्त होती हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ की जो परिस्थितियाँ होती हैं, वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। कहने का मतलब जो हवाई जहाज उड़ते हैं, हमारे समताप मंडल में ही उड़ते हैं। बिल्कुल। तो समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। आपको ये पूछे इसकी मतलब विशेषता क्या होती है, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि समताप मंडल में हमारी ओजोन गैस होती है, जिसका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया हुआ है। जैसा कि जानते हैं आप कि ओजोन जो गैस है वो हमारे सूरज की जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। समझ में आया? मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, इसलिए इसे हम ओजोन मंडल भी बोलते हैं। समताप मंडल को हम ओजोन मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ओके, अब देखो, जैसे ही हमारा समताप मंडल की सीमा खत्म होती है, समताप मंडल की सीमा से जस्ट ऊपर स्टार्ट होती है मध्य मंडल। अब ये मध्य मंडल क्या है? तो देखो, यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर फैली होती है। अंतरिक्ष से अगर प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जो आते हैं ना हमारी पृथ्वी पर, क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि वो इसी में जल जाते हैं। समझ के चलना। मध्य मंडल जो है हमारा, ये वाला, इसमें देखो ये वाइट वाइट से दिख रहा है, ये हमारे उल्कापिंड दिख रहे हैं आपको। ये समझ के चलो, ये उल्कापिंड हैं जो हमारे यहाँ पर आ तो रहे हैं, लेकिन इस सीमा से नीचे तक नहीं जा पाते, तो हमारी पृथ्वी तक तो जब पहुँचेंगे। समझ में आया? और इसीलिए यह बहुत प्रसिद्ध भी है और एक प्रकार से महत्वपूर्ण भी कह सकते हो
समझ में आया? मध्यमंडल, क्योंकि यहाँ पर अंतरिक्ष से आने वाले जितने भी उल्कापिंड होते हैं वो यहाँ इसी परत में आकर जल जाते हैं। क्लियर? और हमारी पृथ्वी तक कोई भी हानि तक पहुँचाने के लिए नहीं पहुँच पाते। बात आती है बाह्य वायुमंडल की। तो बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है ना, तापमान भी बहुत अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग होता है। एक आयन मंडल चीज़ है, ठीक है, तो वो क्या है? इस परत का भाग है। किसका? बाह्य वायुमंडल। तो इसकी क्या विशेषता है? तो देखो यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। मतलब हमारी पृथ्वी से जैसे ही चलेंगे आप, तो जैसे 80 किलोमीटर हो जाएगा, वहाँ से स्टार्ट हो करके और उससे ऊपर 400 किलोमीटर तक, मतलब हमारी पृथ्वी से 400 लेंगे आप, ठीक है, लेकिन 80 से स्टार्ट होगा, तो 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो देखो रेडियो संचार जो होती है ना, रेडियो संचार व्यवस्था के लिए इस परत का उपयोग होता है। मतलब जितने भी हमारे रेडियो बजते हैं, एफएम बजते हैं, वो इन सब के लिए इसी परत का उपयोग होता है। किसका? आयन मंडल का। या फिर परत अगर बोलें तो फिर उसका मध्यमंडल के ऊपर जो बाह्य वायुमंडल था उसके। ठीक है, अब देखो वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें जो होती हैं इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। मतलब जो प्रसारित रेडियो तरंगें हैं वो इसी उसमें जाती हैं, परत में जाती हैं। जैसे जैसे पहुँचे इस परत में, फिर वहाँ से तुरंत रिफ्लेक्ट की जाती है हमारी पृथ्वी पर, और वैसे हमारे जो चैनल होते हैं वो पकड़ लेता है, जैसे रेडियो हो या फिर एफएम हो वो। अब देखो बहिर्मंडल क्या है? तो बहिर्मंडल हो गया वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को, जो मतलब सबसे लास्ट में पहुंची, वो है बहिर्मंडल के नाम से जानी जाती है। यह वायु की बहुत पतली परत होती है। इसमें क्या होता है? हल्की गैसें जो भी होती है, मतलब जो भी हल्की चीज़ होती है ऊपर ही उड़ जाती है, आपको पता है। तो ऐसा ही इसका सिद्धांत है। जो भी हल्की गैसें जैसे हीलियम हुई, हाइड्रोजन हुई, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। ठीक है, अब देखो अब बात आती है मौसम और जलवायु क्या चीज़ है। तो देखो मौसम एवं जलवायु, क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? है ना? तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ देखते हैं? जैसे मान लो कभी क्रिकेट मैच आ रहा होगा, है ना, तो उसके जितने भी क्रिकेट प्रेमी होते हैं उनके मुँह से सुनते रहते होंगे आप, जैसे यार पता नहीं आज क्या होगा, अब मैच हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो दूसरा बोलेगा नहीं नहीं आज ऐसा मुझे लग रहा है कि बारिश होने वाली है। तो ये सारी बातें होती हैं। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है, ठीक है, समझ के चलना, हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क हमारे स्पीकर, तो मौसम वह है जो हमारे नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। कहने का मतलब मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। कहने का मतलब ये है, देखो रेडियो जो होता है, आप एक समझ के चलना, कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है, मतलब कभी भी चालू कर सकता है, कभी बंद कर सकता है, कभी आवाज़ तेज बढ़ा सकता है, कभी आवाज़ धीमा कर सकता है। तो वही चीज़ बता रहा है, ये जो मौसम है, मौसम को भी कभी भी किस वक्त चेंज हो जाए कुछ पता नहीं है। ठीक है, दिन प्रतिदिन, घंटे 2 घंटे कब चेंज हो जाए कुछ पता नहीं है। ऐसे ही वो भी बदलता रहता है, और ये दिन प्रतिदिन या फिर प्रत्येक घंटे की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अब आप एक बात समझ के चलना, एक मौसम होते हैं दो, एक आर्द्र मौसम और एक होता है गर्म मौसम। ये इसमें व्यक्ति जो होता है चिड़चिड़ा बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि आपने देखो गर्मी की वजह से, और एक आपने देखो जो उमस होती है, उमस पैदा हो जाती है तो भी आदमी चिड़चिड़ा बन जाता है। अगर अच्छा हवादार मौसम जो होता है वो हमें आनंद देता है। क्लियर? और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। मतलब कहने का ये है, मौसम जो है वो नाटक बहुत करता है, कभी बदल जाता है, कभी क्या हो जाता है कुछ पता नहीं। किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। कहने का मतलब, जैसे मैं जलवायु को आपको पहले से भी डिफाइन कर चुका हूँ कई बार, तो देखो कहने का मतलब इनका ये है कि जैसा मौसम होता है, ठीक है, अब मौसम ही थोड़ा लॉन्ग टाइम चल जाए, जैसे 6 महीने 7 महीने, ठीक है, या फिर साल में साल तक चल रहा है, तो जो स्थानों का औसत जो आ जाता है मौसम निकल कर, उसी को बोला जाता है जलवायु, उसी स्थान की। मगर ठीक है, क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम को दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? तो आप बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि वो पर डे बदलता रहता है, घंटे घंटे बदल रहा है, कुछ पता नहीं है। अब देखो बात आती है हमारी पृथ्वी पर, आपको पता है हमारी पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी का कितनेवां भाग आता है? तो मैं आपको बता दूँ, हमारी पृथ्वी पर जो सूर्य की ऊर्जा है ना, उसका 2 अरबवां जो भाग हुआ वो हमारी पृथ्वी सिर्फ प्राप्त कर पाती है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आज प्रतिदिन तापमान की बात अगर आती है, तो आज प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव हम करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के कारण, शीतलता के परिणाम जो हैं उसको तापमान कहते हैं। कहने का मतलब हम जो तापमान का अनुभव करते हैं, आजकल गर्मी है, ठीक है, या फिर और ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, या फिर कम गर्मी है, तो ये वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। मतलब वायु में कितना ताप है, कितनी मतलब गर्म वायु है या फिर कितनी ठंडी वायु है, इसी चीज़ का जो रिजल्ट निकल के आता है उसी को बोलते हैं तापमान। क्लियर हुआ? अब वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जैसे शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। हम बिल्कुल जानते हैं गर्मियों में जो मौसम होता है वो कितनी मतलब
वैसी होती है ना गर्म, तो वो चीज़ है। ठीक है, अब देखो आतपन, अब एक चीज़ आती है आतपन, ये आयतन नहीं है, ठीक है ना तापमान है, ये चीज़ है आतपन, जो आपने शायद ही पहली बार सुना होगा। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक होता है। अब ये क्या होता है, तो जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। समझ के चलना, आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। समझ में आया? मतलब जरूरी नहीं है सूरज की रोशनी आई वो सब तरफ एक ही जैसा बटेगी, नहीं, उसे भी कोई रोकता है, तो उसे जो रोकता है उसी को बोलते हैं आतपन। क्लियर? अब जो आतपन जो है, सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। समझ में आ गया? जो आतपन है उसको हम सूर्यातप भी बोलते हैं। तो आतपन की जो मात्रा है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती चली जाती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता भी जाता है। अब देखो तापमान किस में मापा जाता है, तो तापमापी में। ये सारी चीज़ मैं आपको फैक्ट्स के रूप में दे चुका हूँ ग्रुप में, ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिया और टेलीग्राम ग्रुप में भी। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, अवगत करा दूँ कि टेलीग्राम ग्रुप में आजकल मैं IAS के क्वेश्चन डाल रहा हूँ, वो आपको जाके क्लियर कर लेने हैं, ओके। अब देखो वायुदाब किससे नापा जाता है, तो वायुदाब मापी से। वर्षा किससे मापी जाती है, वर्षा की मात्रा कितनी हुई, तो वर्षा मापी से। अब पवन की दिशा कैसे नापते हैं, किस यंत्र से, तो देखो वात दिग्दर्शी से। ठीक है, अब देखो क्या आप जानते हैं, अब देखो पहले ये पढ़ लो। अब देखो बात आती है, क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। अब बिल्कुल समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने इस चीज़ का तो वर्णन पहले भी किया है। क्योंकि जब आतपन कम हो गया तो फिर उसी प्रकार गर्मी भी कम होती चलेगी, गर्मी कम होती चलेगी, तो एक ध्रुव पर तो बिल्कुल नहीं होगी गर्मी, तो वहाँ पर बर्फ़ हो जाएगी, इसीलिए बर्फ़ से ढके हुए हैं। क्लियर? अब यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें तो उग ही नहीं सकती। गांव की अपेक्षा नगरों का जो तापमान होता है बहुत अधिक होता है। समझ के चलना, गांव का जो तापमान है वो फिर भी ठंडा होता है, लेकिन जो नगर होते हैं उनका तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय ऐसा फील्ड से बनी सड़कें, जो ऐसा फील्ड से सड़कें बनी होती है ना, एवं धातु एवं कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। कहने का मतलब ये आपने देखे होंगे डावर के जो रोड होते हैं उन्हें भी देख लेना आप, कितने गर्म हो जाते हैं। समझ में आया? जो सीमेंट से बने होते हैं रोड, उन्हें देखना आप कितने गर्म हो जाते हैं। और जो धातु या फिर कंक्रीट से बने घर होते हैं उन्हें भी देखना कितने गर्म हो जाते हैं। तो रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। समझ में, यह जो ऊष्मा होती है वो रात के समय मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। समझ में आ गया? अब देखो वायु दाब क्या होता है, तो यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। समझ के चलो, मतलब जो वायु होती है हमारे शरीर पर काफ़ी उच्च दाब के साथ बल लगाती है हमको रोकने के लिए, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का जो दाब है हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। समझ चलना, चारों दिशाओं से लगता है हमारे ऊपर, और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। मतलब हमारा शरीर भी उसको रोकता है। वो हम में बल लगाएगा तो हमारा शरीर भी उस पर बल लगाता है, लेकिन हमको पता नहीं पड़ पाता। इसीलिए नहीं पता पड़ पाता क्योंकि दोनों तरफ टक्कर बराबर की होती है। ठीक है, अब देखो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। कहने का मतलब पृथ्वी की सतह पर जो वायु का भार है, समझ के चलना, वायु कितनी है उसका क्या भार है, तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। समझ के चलना ये इस पूरी डेफिनेशन को, ये नहीं फिर आप कह दो कि वायु द्वारा लगाया गया दाब, नहीं, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। क्लियर? अब देखो वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब जो है तेज़ी से गिरने लगता है। ठीक है, वायु में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेज़ी से गिरने लगता है। तो देखो आप एक डायरेक्ट एक इमेज बना सकते हैं, क्योंकि ऊपर जब हम जाएंगे तो सघनता और आर्द्रता थोड़ी कम होती चली जाती है। तो सिंपल सी बात है, ऊपर जाते हैं तो गर्म वायु मिलती है, तो उसमें बल भी कम ही लगेगा। क्लियर? अब देखो वायु दाब का क्षैतिज वितरण जो है किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। क्लियर बात है भाई? क्योंकि वायु दाब का जो एकदम ऐसे वाला जो वितरण होगा इस तरीके का, वो क्या है, तापमान वाले क्षेत्रों में अलग प्रभावित होता है। कैसे? तो देखो अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। ठीक है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है, मतलब छोटा सा क्षेत्र बनाता है। लेकिन निम्न दाब जो है वो बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। सही बात। अब देखो कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होता है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। देखो कितनी अच्छी बात बताई, मतलब कम तापमान वाले जो क्षेत्र होते हैं उनकी वायु होती है बहुत ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप होता क्या है, यह भारी हो जाती है। और जब भारी वायु जो निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, मतलब बहुत जब इकट्ठी हो जाती है, तो काफ़ी एक आप गौर करके देखना, आप पे पानी फेंका जाए, ठीक है, और फिर बर्फ़ फेंकी, बर्फ़ मारी जाए,
तो आप गौर पाएंगे कि बर्फ़ तेज़ी से लगती है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, देखो जब ठंडी होकर ठंडी वायु हो जाती है तो उसकी जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भारी हो जाती है। भारी वायु जो निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, तो उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ मौसम हो जाता है, मस्त एकदम आकाश हो जाता है, ठीक है। अब देखो वायु जो होती है सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, ये समझ के चलना। ठंड से गर्म की ओर भागती है, मतलब गर्म जो वायु होती है वो फैलती है, ठंडी वायु जो होती है वो नीचे की ओर रखने की प्रवृत्ति रखती है। लेकिन कभी बात आ रहा है उच्च दाब की, तो देखो उच्च दाब अगर होगा तो उसकी तरफ तो भागेगी वायु, लेकिन जो वो होगा निम्न दाब, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, उच्च दाब की ओर से निम्न वायु दाब की तरफ गमन करती है। कैसे करती है तो मैं आपको बता दूँ, एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं गुब्बारे का, ठीक है। एक गुब्बारा लेना आप इस तरीके से, ठीक है, इसमें वायु भर लेना आप, फिर आप एक काम करना, इसको फोल्ड करना और इसको फोल्ड करने के बाद इसकी आकृति कुछ ऐसे बनाना, मतलब इस तरीके से हो जाता है ना, मतलब इधर की वायु इधर कर दो तो इधर की साइड वायु आप कर देना ज़्यादा, ठीक है, इधर की साइड वायु ज़्यादा कर देना। फिर आप देखना थोड़ा इसको ढीला करना कि वायु बड़ी तेज़ की स्पीड से इस वाली साइड में आ जाएगी, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि इधर की साइड वायु ज़्यादा है तो उच्च दाब ज़्यादा हो गया, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। क्लियर हुआ। अब देखो बात आती है पवन की, तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की जो गति होती है उसी को बोलते हैं पवन। क्लियर। अब पवन को काम करते देख सकते हैं, जैसे जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है और तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ती है ना, वो पवन ही होती है। कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या फिर धुएं को उड़ाते देख सकते हैं, होता है। कभी कभी पवन इतनी तेज़ होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज़ पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता। तीन अन्य उदाहरण सोचिए, जब तेज़ पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई। पवन को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। तो देखो मेरे लिए देखो कब कब हुई हैं तो मैं आपको बताता हूँ। पवनें जो होती हैं, मैं आपको बताऊँ, किसी एक दिशा से चलने वाली जो हवाएं होती हैं उन्हीं को पवन बोलते हैं। कहने का मतलब ये, जब मैं स्कूल जाता था तो साइकिल चला के लेके जाता था, तो मतलब ये था कि जैसे मैं जा रहा था तो पवनें चली सामने की आई, तो मुझे इतनी कठिनाई सामना करनी पड़ी उस पवन की कि मैंने साइकिल, ये समझ लो कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि मैं उतर के ही वहीं खड़ा हो जाता था। मैंने इसे थोड़ा धीमा होने दो, उसके बाद निकलूँगा। और दूसरी तब आई थी एक बार, जब आम के पेड़ थे उधर और उधर पवन आई थी, ठीक है। तो वही पेड़ जब हलते हैं एक साइड से तो वहाँ पे आम टूटते हैं, लेकिन मैं जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मुझे भी नहीं जाने दिया, इतनी धूल मिट्टी उड़ी, ठीक है ना। इस तरीके से आप भी सोच सकते हैं कब कब आपको सामना करना पड़ा है। लेकिन मेरा आम खाने का बहुत मन था। अब देखो, क्या आप जानते हैं तापमान को मापने की जो मानक इकाई है उसे नापते हैं डिग्री सेल्सियस में। कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि ये इतनी इकाई या फिर नहीं, इसका मतलब ये है कि 36 डिग्री सेल्सियस, 58 डिग्री सेल्सियस, कितने भी डिग्री सेल्सियस हो वो डिग्री सेल्सियस में नापेंगे किसको, तापमान को। अब इसका आविष्कार किसने किया, तो इसका आविष्कार किया एंडर्स सेल्सियस ने। आप इसे याद रख सकते हैं, जिसके नाम मतलब एंडर्स सेल्सियस, इसका मतलब इन्होंने अपने ही नाम पर इसका नाम रख लिया था। तो सेल्सियस पैमाने पर जो जल का डिग्री सेल्सियस होता है ना, उस पर तो ये जमता है जल, लेकिन जब सेल्सियस 100 डिग्री हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो उसी पैमाने पर उबल जाता है। कौन से पैमाने पर, सेल्सियस पैमाने पर। क्लियर। अब देखो, क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है। अरे हमारे स्टूडेंट और हमारे दोस्त बहुत कुछ जानते हैं, इन्हें नहीं पता है। अब देखो, क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, बिल्कुल पता है। अतः वहाँ वायु दाब भी नहीं है। और ये देखो कितना मतलब पागल से बनाते हैं, जब वायु नहीं तो वायु दाब कहाँ से हो जाएगा। अब अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। ये चीज़ आई, मतलब कोई एक ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं जिसमें वो वायु भरी होती है, ठीक है। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो क्या होगा, तो अगर ऐसा नहीं करते हैं ना, नहीं पहने, तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त स्राएं फट सकती हैं। ओ, कहने का मतलब ये, देखो ये हमारा शरीर हो गया, ठीक है। पृथ्वी पर क्या है, ये बल लगा रहा है, हमारा शरीर बल लगा रहा है, तो इधर से ही बल लग रहा है, तो फिर क्या है, ये शून्य हो जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो हमारा शरीर जैसा हमारा शरीर रहता है, वायु जैसी वायु रहती है। क्लियर। लेकिन सोच के देखो, जब हमारे शरीर के ही द्वारा बस बल लगता रहे, ठीक है, इस तरीके से चारों तरफ बल लगे और इधर से विपरीत दिशा में कोई बल नहीं लगेगा, तो क्या होगा, एक दिन के हमारा ऐसे लगाते हमारे शरीर की जो सिराएँ हैं, रक्त सिराएँ हैं, वो फट जाएंगी। समझ में आया। इसी प्रकार ये बता रहा है कि शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण उनकी रक्त स्राव फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। मतलब जिसकी वजह से यात्री जो होते हैं उनसे खून निकलने लगता है और वो उनकी मृत्यु हो सकती है। अब देखो, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मैंने भी आपको बताया, पवन जो होती हैं किसी एक दिशा से आती हैं, तो जिस दिशा से आती हैं उस दिशा के नाम पर ही उनका नाम निर्धारित होता है। तो कैसे, तो उदाहरण के लिए हम ले लें, पश्चिम से जो हवाएँ आती हैं या फिर जो पश्चिम से पवनें आती हैं, उनको क्या बोलते हैं,
पश्चिमी पवन बोलते हैं या फिर बोलते हैं पछुआ पवन, कि पछुआ चल रही। गांव में बोलते हैं अरे भैया पछुआ चल रही, समझ में आया? उसका मतलब यही है। अब बात आती है, देखो इसके कितने पेज रह गए, मैं सोच रहा हूँ 2 पार्ट बना दूँ इसके। वैसे पेज तो ज़्यादा नहीं है, अब 2 ही बचे हैं, है ना। चलो फिर भी मैं इसको अच्छे से डिफाइन करूँगा और दूसरा पार्ट बनाऊँगा, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया, है ना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और घर पर रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।